हेलो बच्चों, कैसे हो? तो अब हम जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं अपना जो ITS 4 का, ठीक है ना, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रहा है एडुसीदा क्लासेस की तरफ से, उसमें जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उसका हम अब एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 150 से 200 के बीच में, राइट है। आइए देखते हैं एक एक करके। ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 है 151 पे कि एट लो लाइट इंटेंसिटी, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो बोथ C3 में और C4 प्लांट में प्लांट शो करेगा इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या ऐसी बात हो सकती है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हो? ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि द C4 प्लांट शो सैचुरेशन अबाउट द 360 माइक्रो पर लीटर जो है, while C3 respond to increase CO3 concentration and saturation is seen only beyond 450 ml पर लीटर। क्या यह बात सही है कि इसका सैचुरेशन इतने के बाद ही आएगा? यह स्टेटमेंट भी गलत है, समझे? तो दोनों ही फॉल्स हो गया। तो अब इसमें हम क्वेश्चन क्या आंसर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन आंसर का क्या मतलब हो जाएगा इसका? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ये दूसरा जो है वो ठीक लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन सही है, सैचुरेशन सही है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ठीक है, सॉरी, ये पहला स्टेटमेंट सही है, फॉल्स है। दूसरा सही है कि सैचुरेशन पॉइंट इसका इतने पर ही आता है, बियॉन्ड, ओनली बियॉन्ड 450 ml पर लीटर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। बड़ी सावधानी से देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नो, हाँ इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये होगा इसका आंसर 3। ठीक है, तो हम 3 पे टिक लगा दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, 5150 हो गया भाई। एक मिनट, थोड़ा सा मैं फैमिलियर अभी हो रहा हूँ, एक मिनट टाइम दो। ये जो लगा हुआ है, यस। अब आते हैं 152 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये देखिए क्या कर रहा है कि कीमोस्मोसिस, तो कीमोस्मोटिक थ्योरी है ये। प्रोसेस फॉर एटीपी सिंथेसिस रिक्वायर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं इसमें होगा, किसका डिफरेंस नहीं होगा? मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की जरूरत यहाँ नहीं है, इसलिए आप आंसर ए लगाइए, नंबर 2। नंबर 3 पे आइए, मतलब 153 पे। अब ये कह रहा है कि which of the following is the first stable product of CO2 fixation in maize? देखिए मेज क्या है, एक C4 प्लांट है। कैसा है? C4 प्लांट है। तो क्वेश्चन को पकड़ने की जरूरत यह है कि जो C4 प्लांट है उसका आपका प्रोडक्ट क्या है, जो हम CO2 एक्सेप्टर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? तो ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। एक मिनट में, आप देखिए 53 हो गया। अब 54 क्वेश्चन यहां लीजिए। आप 54 क्वेश्चन में क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एक्सेप्ट, इसमें से क्या नहीं है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट? इसका मतलब ये है, तो निम्नलिखित सभी प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद है सिवाय भाई साहब CO2। CO2 जो है वो लाइट रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट नहीं है। यहां हो गया इसका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, essentially of sunlight for photosynthesis was established by, अब एक साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा याद करके। तो इसमें जो essentially of sunlight, जो बोटल एक्सपेरिमेंट था कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको देने वाले इसमें कुछ खास नहीं, ये भाई साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, जैन इग्नेन हॉज। तो इंडियन हॉज ने इसको बताया था कि सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में।
अब आइए 56 में, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है इसका, देखिए, cyclic photophosphorylation takes place probably to meet the difference in number of ATP and NADPH H plus used in dark reaction। ये आपको सही स्टेटमेंट है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यह ट्रू स्टेटमेंट है, लिखते चलेंगे, है ना, ये सही है। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन रिमूव्स मेनी प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। फोटो फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस ओनली इन लाइट रिएक्शन। अब फिर यहाँ देखिए, ओनली इन लाइट रिएक्शन, नो भाई, लाइट की जरूरत क्या है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली है PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। यह देखिए कि स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 1 होता है और लैक NADP रिडक्टेज, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब स्टेटमेंट कितना सही हो गया, ए एंड बी सही है हमारा, तो ये यहीं पर ऑप्शन है ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट है 157 में, देखिए, अकॉर्डिंग टू द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस द प्रोटॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। 157 में आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या गड़बड़ी है, कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्ट, है ना, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और क्या है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हमारे सामने है ये, तो इस स्टेटमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी गलत है और कौन सी सही है। ठीक है, असर्शन जो है, जो असर्शन है कि अकॉर्डिंग टू द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रोटॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, नो, यहाँ पर समझिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यहाँ पर H प्लस की ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो रीजन देखते हैं क्या सही है गलत है। तो रीजन कह रहा है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, आउटर साइड मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट एज हाइड्रोजन कैरियर। तो यह रीजन तो सही है इसका, ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो अब देखते हैं इसका क्या होना चाहिए आंसर। असर्शन गलत और रीजन सही, बोथ असर्शन यही कहाँ है, असर्शन फॉल्स एंड रीजन सही, तो इसका आंसर ये होगा फोर्थ। अब यहां देखिए, एक मैचिंग क्वेश्चन है, मैचिंग क्वेश्चन में सीधा सीधा मिला के चलते हैं कि इसमें क्या मैचिंग हो सकता है। तो इसमें है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है जी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो आप देख सकते हैं एक का इसमें 1 ठीक हो गया, बी का बी दोनों सही है, C4 साइकिल 3 में C4 साइकिल फर्स्ट, CO2 रिविस्को है, C3 में फर्स्ट पेप केज है,
तो ये तो सही लग रहा है भाई, सब जैसे का तैसे लग रहा है। ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, है ना, ए बी डी सी, ए के साथ, ए के साथ कौन लग रहा है भाई, ए है, ये लग रहा है, तो ये तो ठीक लग रहा है। बी डी, ये लग रहा है, ये आंसर ठीक लग रहा है। ठीक है, एक बार और चेक कर ले, एक बार और चेक कर लो कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। साइक्लिक फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, ए है, मतलब एक नंबर पे, तो इनके साथ एक है ये, दो के साथ बी, मतलब दो के साथ बी भी ठीक है, तीसरा डी है, तीसरा है थर्ड सी फोर साइकिल में डी, ये है ठीक, और फिर फोर्थ में सी है, फोर्थ में सी है। ठीक है जी, चलो कंफर्म है। आइए, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल used up in RUBP, मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग रेजुलेशन ऑफ RUBP फेज। तो इसमें आपको कह रहा है कि कितना फेज ऑफ केल्विन साइकिल ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल को बनाने में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने में नंबर ऑफ एटीपी की संख्या कितनी, इसमें कब नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल यूज्ड कितना होगा आरयूबी फॉर्मेशन ड्यूरिंग रीजनरेशन, जब रीजनरेशन करेगा कितना होता है भाई, ये होता है 6 एटीपी। ये आप देखेंगे इसको कि जब रीजनरेशन होता है ना, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी समझोगे जरा, आरयूबीपी होता है केल्विन साइकिल में, तो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 एटीपी की आवश्यकता होती है। क्लियर बात है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई छूटा क्या, ये हो गया, क्वेश्चन नहीं है। The given diagram particular photo system is shown by, अब ये देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को समझते हुए कि ये प्राइमरी एक्सेप्टर है यहाँ, तो ये क्या है एक यहाँ, और ये तीन, ये जो चीज है ये क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो रिएक्शन सेंटर होता है, तो रिएक्शन सेंटर तो समझ में आ गया कि एक में रिएक्शन सेंटर है, तो रिएक्शन सेंटर में ए में रिएक्शन सेंटर है, तो दो जगह रिएक्शन सेंटर दिया हुआ है, इससे क्या मैच करेगा, मैच करेगा आपका पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, बाकी सब क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल है, तो यह आंसर क्रिस्टल क्लियर है ये। दूसरा ये नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट एनर्जी इज रिलीज्ड, करा कि प्रोटोन ग्रेडियंट के दौरान एनर्जी रिलीज होगा, इट कॉजेज कन्फर्मेशनल चेंज इन, किसमें चेंज होगा, क्या CF0 ATPase में होगा, इस दोनों में तो होना ही नहीं है, इसी दोनों में होगा कन्फर्मेशनल चेंज, तो ये आंसर होगा इसका CF1 ऑफ ATP सिंथेज। ठीक हो गया जी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड, एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए आपको 6 होते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, 36 इसका आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट, द मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या काम कर सकता है भाई, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ सुगर, ट्रैपिंग ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP, यूज ग्लूकोज फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक हो गया, तो इसका जवाब क्या होता है, लाइट एनर्जी में क्या होता है, ग्रेना मतलब लाइट एनर्जी, मतलब लाइट रिएक्शन, तो उसमें क्या बनते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा ये है, तो ये ग्रेना है, तो ये क्या करता है, लाइट को लेता है
और एटीपी बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या हुआ इसका? ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ ग्रेना, ग्रेना इसी को बोलते हैं, ये तो पूरा रहता है, तो इसके मेम्ब्रेन पर यही काम। मेम्ब्रेना का ही यूनिट को हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। थाइलाकोइड पे ही कहानी होती है लाइट रिएक्शन की, लाइट फॉल किया और फिर वहां से एटीपी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत इसमें स्टेटमेंट ढूंढना है। When oxygen is adequate for cellular respiration, then pyruvic acid reduced to lactic acid in muscles. ये बात तो सही है कि जब ऑक्सीजन, है ना जी, यह गलत है, यही लाइन गलत है। ऑक्सीजन की एडिक्वेट अमाउंट होगा, नहीं, कमी से होता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी, सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड, यस, यही स्टेटमेंट। एडिक्वेट मतलब होता है ज्यादा, तो ये कह रहा है कि व्हेन ऑक्सीजन इज एडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, भाई सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फर्मेंटेशन या इसकी बात होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कह रहा है, जबकि ये पायरुविक एसिड रेड्यूस टू लैक्टिक एसिड इन मसल, तो ये नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था कि कमी, तो ये आंसर, ये आपका ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ग्लूकोज रिलीज, 7% से कम होता ही है, बिल्कुल सही है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन concentration of alcohol reaches about 13%. Process of fermentation take place in unicellular eukaryotes, बिल्कुल होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर आपका सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हिच प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन? पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? पार्शियल ऑक्सीडेशन तो सीधा सीधी ये है कि अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने वाले प्रोसेस क्या नाम है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है रिगार्डिंग एरोबिक। एरोबिक का मतलब इसमें हुआ कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बातें सही हो सकती हैं? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, इट लीड्स टू ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ O2, incomplete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atom leading to 3 molecule of CO2, right? The first step takes place in the matrix of mitochondria while the second process occurs in cytosol. देखो भैया, यहाँ पर पहले बात समझो, फर्स्ट स्टेप प्लेस मैट्रिक्स में कैसे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा? पहला स्टेप नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया में, पहले साइटोप्लाज्म में होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा तब, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया, हो गया 167। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि इन साइट्रिक एसिड साइकिल फैट इज कन्वर्टेड टू FADH2 ड्यूरिंग द, ये एक बार और भी हम बता चुके हैं कि नहीं, उसमें दूसरा था, ये है सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड। ठीक है, हाँ, यही पर बनता है FAD ड्यूरिंग कन्वर्शन विच द फॉलोइंग, यस यही होगा, सक्सिनिक एसिड वाला स्टेप से मैलिक एसिड में जब जाएगा तो ये FAD प्लस से क्या बनेगा? FADH2 बनेगा। ठीक है जी, ये क्रेब साइकिल का जो ये है स्टेप है, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, इसमें बनता है, इसी स्टेप पर आप यहाँ पर FAD से FADH2 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्टेटमेंट 1 में कहता है फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक कंडीशन में होता है इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स।
ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये होता है ये। अब कह रहा है कि एनिमल सेल लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इनएडिक्वेट है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज रेड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे मिलता है आंसर। इससे पहले का जो क्वेश्चन था, थोड़ा देखिए आप इसको, थोड़ा दिखाता हूं आपको। इससे पहले वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, इससे पहले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था ना जहां पर इनएडिक्वेट एडिक्वेट लिखा हुआ था, देखिए, नहीं भाई, देखिए ये कहा ना कि इनकरेक्ट, तो लीड्स टू कंप्लीट फर्स्ट स्टेप, ये नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन था अभी आप देखते इससे पहले, चलिए तो उसमें भी आप क्वेश्चन से क्वेश्चन पकड़ सकते थे। क्या इसको क्वेश्चन में दिया, समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक, ऑक्सीजन का अब्सेंस, ठीक है, कंडीशन मेनी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया वगैरह में, यूनिसेलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा और कहीं भी जहां पे यूनिसेलर यूकैरियोट्स है। कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 में इन एनिमल सेल लाइक मसल्स, मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रेड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यस, दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट, यहां पर मारते हैं इसका आंसर। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज, है ना, क्या लिखेंगे आप इसको, कार्बन स्केलेटन का यूज कहाँ करते हैं भाई, इंटरमीडिएट के रूप में करते हैं शायद से, हाँ हाँ, बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, यस, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज, यूज्ड किस रूप में करते हैं, करते हैं इसको प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, ये सीधा सीधी आंसर है इसका, ठीक। नेक्स्ट करा कि द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. Enzyme pyruvic acid decarboxylase alcohol dehydrogenase catalyze the set of reaction in fermentation. अब इसको देखिए क्या मतलब है इसका, इसका मतलब हुआ, क्या मतलब है इसका, क्या ये सही है, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना जी, क्या कह रहा भाई, इन द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन, है तो सही बात, बिल्कुल ठीक बात है, एनारोबिक कंडीशन में हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो एनारोबिक कंडीशन हो गया, पर पायरुविक एसिड कन्वर्टेड टू इथेनॉल में बदलता है, ये फर्मेंटेशन का केस है, ये सही है। एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज ऑफ रिएक्शन इज, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट का, दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या करना चाहेंगे सो देखते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या होगा इसका, इसका दूसरा वाला देखिए, बोथ असर्शन रीजन ट्रू है, रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये आप दूसरा नंबर लगाइए, सेकेंड नंबर, ठीक है, दूसरा आइए, ठीक है। अब ये तो बड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन लग रहा है, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको लग रहा है, इस क्वेश्चन में ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं भाई, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है तो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, मतलब एक का जवाब ये डी हो गया, पहले पहले। अब देख लो एक में डी कौन कौन है, तो या तो ये हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक है,
दूसरा देखो कि पायरूवेट से स्टाइल कोएंजाइम जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा, टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सब इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होगा, है भी लिखा हुआ। तो इसको एक बार समझते हैं कि किसमें पायरूवेट स्टाइल कोएंजाइम में टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हाँ रुको रुको, ये यहां से पकड़ते हैं, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी ये यह है, F1 हेड पीस ऑफ ये कॉम्प्लेक्स ये है। तो अब देखिए आप आ गया ग्लाइकोलिसिस वन का डी है, तो डी में तो ही है, आप कौन सा कराया एक ये साइट ऑफ फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ में कौन सा है भाई, फोर्थ में बी तो सब लिख रहा है, छोड़ो ये नहीं होने का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो आप देख लो भाई, आप लोग देखो इसको कि किसमें किसका होगा, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, मिलान खाली करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक का डी तो ठीक लग रहा है मुझे, एक का डी बिल्कुल ठीक है। पायरूवेट जो है वो सी या ए, टेक्स प्लेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, टेक्स प्लेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। यस, तो कर में आया कि ये जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स में जाके होगा, तभी जाकर के फिर स्टाइल कोएंजाइम से आगे आपका क्रेब साइकिल चलेगा। ठीक है, तो ये पकड़ लो। दूसरा पायरूवेट से स्टाइल कोएंजाइम, और स्टाइल कोएंजाइम के मैट्रिक्स में, और फिर वहां जाकर के ऑक्जेलिक एसिड से बनेगा, और फिर वो साइट्रिक एसिड, फिर अल्फा कीटो बुल्टारिक एसिड, फिर ये सक्सिनाइल सक्सिनेट फ्यूमेरेट मेम्ब्रेट करते हुए फिर ऑक्सिल स्टेट तक आएगा। तो ये मतलब साइकिल यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो एक का हो गया हमारे पास डी, ठीक है। दूसरा का देखना था, दूसरा का क्या है, दूसरा का हो गया सी। तो दो का सी कौन है भाई, दो का सी ये रहा, तो दो का सी हो गया, इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रीचेक करते हैं भाई, सुन लो राम राम से, रीचेक जरूरी है। तो मैं एक बार रीचेक कर लूं कि भाई ग्लाइकोलिसिस हो गया, एक का डी, दो का सी, दो का सी भी ठीक है ये, और तीन का एक हरा, तीसरा का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, मेम्ब्रेन पर होता है, तो इनर मेम्ब्रेन पे, बिल्कुल ये हो गया सही। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आपका, if fatty acids are used as a respiratory pathway then would first the degraded into, किसमें टूटेगा, पहला जो टूटेगा वो किसमें टूटेगा। तो आप देखो भाई यहाँ पे जो कोई भी फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड टूट करके पहले स्टाइल कोएंजाइम बनेगा, सीधा सीधी बात समझो, रेस्पिरेटरी पाथवे है, दे फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू स्टाइल कोएंजाइम, ये समय तो बाद में जाएगा, पहले स्टाइल कोएंजाइम। आंसर हमारा है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 173, 173 में क्या क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि ऑल आर द फीचर्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, कह रहा कि जितना भी है उसमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन का सब फीचर है एक्सेप्ट, कौन छोड़ करके, नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर ग्लूकोज इज, एक मिनट भाई साहब जरा सा, हाँ जी ठीक बोला, ठीक ठीक ठीक, राइट राइट राइट, नेट गेन ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज 2, करेक्ट बात, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, करेक्ट बात, ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच इज विगरस, ये नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनएडीएच वाली जो बात है, टेक्स प्लेस इन जनरेटिंग सीटी, सब ठीक है, तो आप इसका आंसर लगाइए भरले से, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइटोक्रोम, आपको वो साइटोक्रोम बताना है जिसमें क्या कह रहा है कि व्हिच एक्ट्स एज मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। अगर आप ईटीएस को देखेंगे पूरे सीरीज को, तो आपको साइटोक्रोम सी जो है इस 3 से 4 के बीच में मिल जाएगा। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिफोर एंटरिंग the TCA cycle, pyruvate is converted into acetyl coenzyme. This process is called,
क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, आपको याद है क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों बोलते हैं? देखिए, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोइन। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ? पाइरुवेट में 3 कार्बन है, 3 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो ये कार्बन कहां गया? ये CO2 निकल गया। तो CO2 निकलने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। भाई साहब ये क्यों इतना जूम हो गया? ठीक है जी, आ जाओ यहाँ। भाई मान जा, मान जा, मान जा। ठीक है जी, ओके। आप भी मान जाइए डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी कुछ बातें मेरी भी सुन सुन लीजिए, तो आप अगले साल डॉक्टर रहेंगे, MBBS। है ना? बुझी समा फिर से जल सकती है, तूफान कश्ती से गुजर सकती है, हिम्मत न हार, मायूस न हो, तकदीर तेरी किसी वक्त बदल सकती है। डोंट वरी, क्या होता है कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए थिंक पॉजिटिव एंड स्मार्ट वर्क करिए। आप किसी चीज को टेक्निक जरूरत है, वहां वो सब करिए, आपका रिजल्ट होके रहेगा, ऐसा सोचिए, होगा। आइए, तो ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गया हमारा। Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during TCA cycle are oxidized by NADH dehydrogenase। ये 4-5 कॉम्प्लेक्स वाला है, तो यही कॉम्प्लेक्स 1 है ये। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू, अब ये कहां जाता है ये देखिए, आप इसको कह रहा है 176 में, ये जाएगा आपके पास यूबी क्यूनॉन के पास जाएगा। ये कहां जाएगा? यूबी क्यूनॉन। ठीक है जी, नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई इनकरेक्ट ही खाली चूज करने के लिए क्यों बोल रहा है, कुछ करेक्ट स्टेटमेंट भी बोलना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या कह रहा है? ए सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। द ग्रोथ ऑफ ए pollen tube is measured in terms of its length। ठीक है, in geometric growth only one daughter cell, only one daughter cell continue to divide while the other differentiate and mature। हाँ, यहाँ यही है इनकरेक्ट। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में ऐसा नहीं होता कि एक ही सेल, ठीक है ना जी। तो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जी जी बिल्कुल पकड़ा गया। करा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका ज्योमेट्रिकल नहीं होकर के, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू नहीं करता, डिवाइड टू डिफरेंशिएट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प, क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल फैक्टर फॉर ग्रोथ। अब सिसिक एसिड, ये जो है सीड डोरमेंसी को कहते हैं, समझे ना? तो ये अब्सिसिक एसिड है। सीड का मतलब कि हेल्प, जो बहुत दिन तक सीड को रखने में, जैसे कि सूखे हाल में रखने में हेल्प करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में धान है, छोड़ दीजिए उसको, कभी नहीं खराब होगा, लेकिन उसका जर्म प्लाग रहेगा, और जब कभी उसको पानी में डालेंगे तो वो जर्मिनेट होगा। तो ये इस वजह से कि ये एब्सिसिक एडिस उसको डोरमेंट स्टेज में, सुसुप्ता अवस्था में इसको रखते हैं। डोरमेंट का मतलब सुसुप्ता अवस्था। ठीक है जी। अब आइए, व्हिच प्लांट हार्मोन इन्फ्लुएंसेस स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में आप कितनी सारी चीज देख रहे हैं, कौन हार्मोन है जो इन्फ्लुएंस करता है एक्सिस के स्वेलिंग को, एक्सिस के स्वेलिंग को, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, सीडलिंग के हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, एंड एपिकल हुक
फॉर्मेशन इन डाइकोट प्लांट। तो क्या ये इथाइलिन है? ये जवाब क्या है आपका? इथाइलिन है। ये इथाइलिन का काम है ये। ठीक है, कुछ चीजें ना बच्चों की क्या है कि जैसे इंफॉर्मेटिव चीज है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसका फंक्शन क्या है, किस फाइटो हार्मोन का ये फंक्शन है और क्यों है, इतना आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फुल फॉर्म ऑफ, आइए देखिए ये कितना हल्का क्वेश्चन पूछा, इंडोल एसेटिक एसिड। ठीक है ना, इसका नाम है इंडोल 3 एसेटिक एसिड। इंडोल 3 एसेटिक एसिड। नेक्स्ट में आइए। ठीक है, अब देखिए बटर कप प्लांट शोज हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली मैंने अभी से पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बताया था, तो ये तो नहीं करता है, तो असर्शन इसका फॉल्स होगा। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोफाइली ड्यू टू इन्वायरमेंट, ये तो सही है, ये लाइन सही है। हेट्रोफाइली माने इन्वायरमेंट की वजह से, पत्ते का आपने देखा था क्वेश्चन, तो ये बटर कप प्लांट में नहीं होता हेट्रोफाइली, तो ये फॉल्स और ये ट्रू। तो अब इसको देखते मिला करके, असर्शन इज फॉल्स, हाँ ठीक है, एंड रीजन इज ट्रू, तो ये जवाब इसका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, ओपन है। एंड मेरिस्टेम्स कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड ऐड न्यू सेल्स टू प्लांट बॉडी। क्या सही है दोनों? क्या ये सही है? डिफरेंशिएशन इन प्लांट ओपन तो होता है। मेरिस्टेम क्यों होता है? क्योंकि मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली डिवाइड, जैसे सर्सन रीजन का क्वेश्चन है तो यहां लगा दिए क्यों। डिफरेंशिएशन of plant is open because meristems continuously divide and add new cells to the plant body। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका, राइट। तो आप इसको क्या लिखेंगे? assertion is true, both assertion and reason true and reason is correct explanation of the assertion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्या है इसमें? हार्मोन which promote nutrient mobilization and helps to delay leaf senescence। senescence का मतलब बुढ़ापा, मतलब ये कि ये लीफ जो है वो कम जल्दी ओल्ड स्टेज में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब किसकी वजह से होगा? हार्मोन which promote nutrients mobilization, न्यूट्रिएंट को मोबाइल करेगा, घुमाएगा, एंड हेल्प करेगा डिले, लीफ को बूढ़ा होने से बचाएगा, मतलब डिले करेगा उसको। हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, और ये साइटोकाइनिन है, ये याद करिए इसको सीधा सीख के, मतलब साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स usually results in growth of lateral buds। it is widely applied। ये कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? सूट का रिमूवल, जैसे रिमूवल सूट टिप को हटा देते हैं तो ये लैटरल ग्रोथ को बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल होता है क्या? टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, टू किल डाइकोट बीट्स। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, किल करने में नहीं। जैसे ये टी जो चाय के बगान है, वो झाड़ी झाड़ी ऐसी तरह से रहता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम सूट टिप को काटते रहते हैं। जैसे आप देखते होगे ना, ये कैंची छांटते रहते हैं ऊपर का, जो ऊपर का पौधा है उसको कैंची से काटते रहते हैं। तो रिमूवल ऑफ शूट टिप यूजुअली रिजल्ट ग्रोथ ऑफ लैटरल, लैटरल ग्रोथ का मतलब झाड़ी जैसा, ये सीधा नहीं जा करके, जैसे ये सीधा नहीं जा करके क्या हुआ, फैलेगा चारों तरफ, तो ये झाड़ी नुमा पौधा प्लांट में ऐसा हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए इसमें ये कई साइंटिस्ट के नाम है और उनके कई काम हैं, ठीक है, तो इसमें मिलान करना पड़ेगा फिर से।
वेंड वेंड का काम क्या था भाई? वेंड का काम एवेना से प्रभा पे था। यस, एवेना पे ही था। तो एक का तो दो दिख गया मुझे, एक का दो हो गया। अब एक का दो देखो कहाँ कहाँ है भाई। एक का दो, एक का चार, एक का दो कहीं नहीं है। तो कहीं नहीं है तो यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से हम बताते हैं। टेक्निक तो ठीक है कि हमने एक बता दिया, कहीं है नहीं दो तो दूसरा भी सही ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करके हम देखते हैं कि वेंड का काम ये है। कुरुसोवा का क्या काम है भाई? तो कुरुसोवा का काम है आपका, कुरुसोवा का क्या काम है? राइस पे काम है। हाँ जी, कुरुसोवा का काम राइस पे आ गया, ये समझ में। और चार्ल्स डार्विन का काम किस पे है? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, दोनों का काम जो है आपका, वो उनका काम किस पे है? तो उनका काम ढूंढिए आप, किस पे है? स्कूग का काम। स्कूग का काम है टोबैको पे। स्कूग का काम तो टोबैको पे है। फ्रांसिस डार्विन का काम कैनरी ग्रास पे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा समझना पड़ेगा हर चीज को। अब देखो तो मिलाकर सही है। एक का दो है, हाँ एक का दो, बी का चार सही है, सी का एक सही है, बिल्कुल कंफर्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन हैच एंड सेलेक्ट पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन बंडल शीथ सेल इज। देखते बताना चाहिए क्वेश्चन को। RUBP, इसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP। ये जो हैच एंड स्लैक साइकिल है, ठीक है ना, CO2 एक्सेप्टर बंडल शीथ में क्या होता है? RUBP होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Always Rubisco shows both carboxylase and oxygenase activity simultaneously। क्या रूबिस्को जो एंजाइम है वह एक साथ दोनों काम करते हैं? है? पहला तो सवाल यही है रूबिस्को के बारे में, ठीक है जी। दूसरा कहता है ऑलवेज द एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2 साइमल्टेनियसली। जी नहीं, फिर नाम रूबिस्को है राइबोलेज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलते हैं इसको, राइट। तो कह रहा है ये बारी बारी से काम करेगा, एक साथ नहीं करेगा। तो बोथ स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, ये बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट। इसका सवाल का जवाब ये होगा, ठीक है। तो अब कितना तक हम पहुंच गए? 77 तक पहुंच गए। आइए पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना जी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हम अभी पिछले लेक्चर में बता रहे थे आपको, यूज टू सेपरेट, क्या है? सेपरेशन का टेक्निक होता है ये। तो एस्टिमेट द अमाउंट, एस्टिमेशन है ही नहीं, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन का टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? सेपरेशन का टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है ये। तो सेपरेट करेगा ये, सेपरेट लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट्स, सेपरेट करेगा, समझे ना। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पालक है, ठीक है ना, पालक में कितने पिगमेंट है, आप उसको आप करना चाहो तो घर में कर सकते हो इसको। पालक को आप पेस्ट बना दो, पानी में हल्का डाल दो, और एक पेपर ले लो, सिंपल पेपर अपने घर में, और उसको ऐसे रखो, देखोगे नीचे का पिगमेंट ऐसे ऊपर चढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पेपर है, मान लो कोई सा भी पेपर नहीं है हमारे पास, यहाँ से पेपर है चढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, तो उसमें एक बैंड बनता जाएगा अलग अलग प्रकार के। तो हर, इसलिए हम पिछले क्लास में, पिछले जो लेक्चर हमने आपको बताए थे, उसमें आपको बताया था कि जो पिगमेंट था हमारे पास क्लोरोफिल, उसमें ब्राइट कलर का देता है वो, ठीक है ना। तो यह सेपरेशन टेक्निक है लीफ पिगमेंट और एनी ग्रीन प्लांट्स का, ठीक हो गया। नेक्स्ट, चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
Who among the following showed for the first time that green part of the plant only could release oxygen in presence of light? ये किसने बताया कि पहली बार आपको ऑक्सीजन का रिलीज करता है? ये किसने बताया था? आपको याद है किसने बताया? Who among the following show the first time green parts of the plant only could release oxygen in presence of light? Joseph Priestley, Engelmann, Julius von Sachs, Ingenhousz। ये भाई साहब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसको जोसेफ प्रिस्टले भी कह सकते हैं, लेकिन इंजेनहाउज ने दिखाया। ये ऑक्सीजन की खोज जरूर किया था, लेकिन इसने ये बताया कि ग्रीन प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, which of the following is the true for photo respiration? फोटो रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग ट्रू कौन सा है? ट्रू। तो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या ये बात सही है या गलत? ठीक है, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिल्कुल सही जवाब है। एटीपी और एनएडीएस बनता है? नहीं भाई साहब, अकर्स इन साइटोसेल ऑफ सेल, अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। सब में थोड़ी होता है, सब में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट में ज्यादातर होते हैं। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन ये कंज्यूम्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट। अब आइए, स्टेटमेंट 1 में कहता है कि रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबोलिक पाथवे रेदर देन कैटाबोलिक वन। पहला तो एक स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा कह रहा है रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, जैसे रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट किसको कहते हैं? स्टाइल को एंजाइम वगैरह है, लिखा भी है रेस्पिरेटरी स्टाइल को एंजाइम फॉर्म द लिंक ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। क्या यह दोनों स्टेटमेंट कहीं से ताल्लुक रखता है? बोलिए। बिल्कुल ताल्लुक रखता है। रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एम्फीबोलिक पाथवे है ना जी, एम्फीबोलिक पाथवे है, खाली कैटाबोलिक नहीं है। और रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो कुछ ये है, ब्रेकडाउन भी करेगा और सिंथेसिस भी करेगा फैट प्रोटीन का, तो ये भी होता है इसमें। तो क्या कहना चाहिए मुझे? मुझे कहना चाहिए कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है जी बच्चों, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। एक मिनट, हाँ, यस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, ओके भाई साहब, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? ये मिलान करना है कि आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम उधर दिया हुआ है, और आपका इसमें मिलान करना है। तो NaDH FADH ये है, NAD और FA क्या बनता है, कहाँ बनता है, देखिए आप। अच्छा अच्छा, ए में क्या बनेगा? सो देखिए, ए में बनेगा कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर बनेगा NaDH। देखिए ठीक बात है, NaDH बन गया यहाँ। और दूसरा कह रहा है यहाँ भी NHC में भी NAD ही बनेगा, जो पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनेगा। और डी में क्या है भाई? अच्छा, बी भी है इधर, तो क्या बनेगा इधर? तो पायरुवेट बन जाएगा ना, पायरुवेट, फिर उधर लैक्टेट। हाँ, ये बी में पायरुवेट होना चाहिए। पेप, पेप फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एसिड से फॉस्फेनॉल पायरुवेट होना चाहिए। फॉस्फेनॉल पायरुवेट से के बाद लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना,
तो मेरे ख्याल से पहले इसको समझो। यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या पाइरुवेट, तो इसमें हमको दिया हुआ है, तो ये हम पे इसी को लेकर चलेंगे ना। ठीक है, तो ये बी तो यहाँ पर हो गया। अब डी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, यहाँ से पाइरुविक एसिड, फिर यहाँ से लैक्टिक एसिड, तो ये डी क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। यहाँ पर लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक हो गया। तो अब हम दो चीज हमें मिल गया, पेप मिल गया, बी, है ना। तो बी में पेप तो है, अब लैक्टिक एसिड फिर दो है इसमें। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पर बनता है ए में एन ए डी एच और प्लस एच प्लस, है ना। तो ये ए में देखो आप इसमें क्या है, हाँ इसमें है हमारे पास भाई एन, ये रहा, ए में है NAD+H, एक ये तो दिख रहा पूरा, ए में पेप ये हो गया, ND हो गया, NAD नेट, तो आइसोलैक्टिक एसिड ही तो है ही है। तो अब सी में NAD देखते हैं चेक करके, सी में हमारा NAD है, यहाँ NAD+, ये है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ये सीरीज है और ये लास्ट में चल करके पाइरुवेट बनेगा। तो अगर ये यहीं से भी है तभी ठीक है, क्योंकि हमें अगर यहाँ पाइरुवेट भी दिया रहता तभी भी हम चलते। तो यहाँ से पाइरुविक एसिड है, देखिए है यहाँ लिखा हुआ, देखिए ये हम नहीं चलेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी पाइरुविक एसिड लिखा हुआ है, तो पेप से यहाँ पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड से लेकर के अब इसके दो चले गए, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस। तो यहाँ से एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एनोडिक में, और एक इथेनॉल वाला हो गया अल्कोहलिक, तो यहाँ इथेनॉल हो गया और CO2, तो यहाँ पर NAD बनता है। राइट हो गया, तो हमारा आंसर दो होगा करेक्ट। तो अब भाई साहब है ये, इन ग्लाइकोलिसिस NADH+H+ इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD व्हेन। अब ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में NAD कब बनता है, किस स्टेप में बनता है, ये आपको यहां समझना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप को जरा देखिए एक एक करके, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आनी है बात। ठीक है ना, किस स्टेप पे बनता है, आप देखिए एक स्टेप करके। 3 phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3-biphosphoglycerate। 3 phosphoglyceraldehyde से, हाँ जी थोड़ा, 3 phosphoglyceraldehyde है, 3 phosphoglyceraldehyde से बनेगा यहाँ पर 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक, यार लिखा नहीं रहा ढंग से, ग्लिसरिक एसिड, एसिड बनता है। सुनो यहाँ पर बात समझेंगे जरा, कह रहा है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरॉल्डिहाइड है, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड तीसरे नंबर पे एक फॉस्फेट है, और यहाँ 1,3 कह रहा है फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड है, तो यहाँ एक और फॉस्फेट आया, तो कहां से आया भाई साहब, ये फॉस्फेट कहां से आता है, या तो एटीपी से आता है या NADPH से आता है। तो यहाँ पर एटीपी से नहीं आकर के यहाँ पर आएगा, इससे आएगा। ठीक है, तो यहां से बन करके ये बनाएगा आपको NAD से, और ये बनाएगा। तो ये पहला जो स्टेप है, ये इसी स्टेप में आपको NADH बनता है, NAD से बनता है। ठीक है, दूसरा फिर भी हम चेक कर लेते हैं इसको। ट्रायोस फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, नो, यहाँ अलग है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोपाइरुवेट, तो होता ही नहीं, 2 फॉस्फोपाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू पाइरुविक एसिड, नहीं, सब ये नहीं है, यही बात सही है। ठीक है, तो 193 में लगाएंगे आंसर ए। हाँ भाई 94 में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर बोथ, बिल्कुल सही है। सिर्फ पानी पी लूं भाई, 1 मिनट। तो क्या जवाब आया भाई, 94 का जवाब, ठीक है ना, कि दोनों ही करेक्ट है। आप देखिए इसको गौर से, दोनों जवाब इसका सही मिलेगा आपको। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन एंजाइमेटिक मशीनरी
टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जवाब है इसका कि ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन ही है, तो ये सीधा करते हैं इसका आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही बातें इसमें सही है। अब एक हमारे पास और क्वेश्चन है 195 में, वन टर्न ऑफ क्रेब साइकिल विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसा है, एक जीटीपी बनता है, एक एफएडीएस बनता है और 3 एनएडीएस। तो 3 एनएडीएस को देख लीजिए, बात खत्म। एनएडीएस 4 तो बनता ही नहीं, कहीं बनता ही तो यही होगा, बाकी सब CO2 VO2 जितना भी है सब सही है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 CO2 3 NADH वन टर्न में क्रेब साइकिल विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 3 NADH, राइट है। ओके, अब एक ये कह रहा है कि ये which one is correct ग्राफ। अरिथमेटिक ग्रोथ का स्टेट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो यही होगा सीधा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैचिंग वाली क्वेश्चन है। तो मैचिंग वाली क्वेश्चन को आप मिलाइए कि मेज जो रूट टिप है ना, उसको मेजर हम कैसे, क्या है इसका। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मेज रूट टिप क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ सेल। हाँ, नंबर ऑफ सेल से हम इसका कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं उसमें। वाटरमेलन को हम साइज ऑफ सेल से करते हैं, पॉलन ट्यूब को लेंथ से करते हैं और डॉर्सी वेंट्रल लीफ को सरफेस एरिया से करते हैं। तो ये सब जैसा है वैसा ही सही है लिखा हुआ, बिल्कुल कहीं कोई इसमें इफ बट नहीं है। तो देखना है कि ए का ए, बी का 2, सी का 3, बस बस पहला ही क्वेश्चन ही सही है। मतलब जो मेज का रूट टिप है वो नंबर ऑफ सेल से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। साइज जो है वाटरमेलन का उसके सेल के साइज से डिपेंड करता है, और पॉलन ट्यूब को लेंथ के साइज, सेल के लेंथ से हम लोग इसका करते हैं। ठीक है, अब आइए, 2 साइटोकाइनिन्स आर काइनेटिन एंड जियाटिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सारा 2 साइटोकाइनिन है, काइनेटिन है और जियाटिन है, तो इसमें क्या अंतर है। जियाटिन आई थिंक, काइनेटिन इज ए एक्टिव फॉर्म ऑफ जियाटिन, जियाटिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ काइनेटिन, जियाटिन इज सिंथेटिक साइटोकाइनिन एंड काइनेटिन इज नेचुरली अकरिंग, जियाटिन नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन, काइनेटिन इज नॉट। हाँ जी, यही सब सही है, फोर्थ आंसर इसका। ठीक है, ये इसका आंसर आप फोर्थ में लगाएंगे कि जियाटिन जो है वो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है और काइनेटिन नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं 99 क्वेश्चन पे है हमारा, इलोंगेशन एंड इंप्रूवमेंट of shape of apple fruit is carried out by which of the following growth regulator। बहुत ही हल्का और सीधा सीधी क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा कुछ तो बात है नहीं। लंबाई के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिबरेलिन का करते हैं, तो जिबरेलिक एसिड का है ये। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको देखिए, which of the following कैन नॉट बी बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। क्या मेजरमेंट का ग्रोथ ड्राइवेट हो सकता है, क्या सेल नंबर ऑन द बेसिस, क्या कह रहा है, नॉट, कैन नॉट, नहीं हो सकता। बेसिस कौन नहीं हो सकता, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ का, तो मेजरमेंट ग्रोथ का नहीं हो सकता है। अब देखिए ड्राई वेट तो होता ही है, सेल नंबर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, अभी हम बात कर रहे थे। सेल का टाइप से मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से सेल का टाइप हम लोग अब मेजरमेंट में नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आपको मतलब 100 क्वेश्चन का आपको डिस्कशन हमने किया है अभी, और इसको बहुत बारीकी से देखेंगे। और मेरा आपसे एक मैं कहना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन नहीं बना वो देखिए कि वो किस पार्ट से है, सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो किस टॉपिक से है, क्या उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी तरह से सही है। अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है, आप हमारे पास आइए, हम आप उसको बताएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।